म्यूचुअल फंड निवेश का एक विकल्प है जिसके जरिए एक निवेशक इक्विटी, डेट और कमोडिटी जैसे एसेट क्लास में निवेश कर सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी हैं और उसके अंदर तमाम तरह की स्कीम्स, हम कई दफ़ा उलझ जाते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है। बस यहीं पर आपकी मदद करता है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन, निवेश से जुड़े सभी उलझनों को बहुत ही आसान शब्दों में सुलझाकर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। चलिए देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। कोरोना काल में अगर आमदनी कम हो गई है तो क्या एसआईपी को रोकना इस वक्त बेहतर होगा? फंड का TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या है और इसका रिटर्न पर असर कैसे पड़ता है? क्या भारत बॉन्ड FOF में मिल सकता है 9% का रिटर्न? और निवेश के लिए कैसा है मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट्स फंड? आज इन सभी सवालों के जवाब आपको हम देंगे म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। कीर्तन, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। थैंक यू सो मच स्वाति। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। आई होप आप और सब दर्शक भी ठीक हैं। सब बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए पहला सवाल लेते हैं। हमारे साथ मेहुल भट्ट फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। मेहुल जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार स्वाति जी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी बताएं, आपने हमें लिखा था कि आपकी आमदनी एकदम ना के बराबर हो रही है पिछले कुछ महीनों में और आपकी जो धर्मपत्नी है उनकी सैलरी भी काफ़ी कम हो गई है। या बिकॉज ये लॉकडाउन की वजह से देयर इज बीन नो रेवेन्यू जनरेशन एंड वाइफ भी वर्क कर रही है लेकिन उनकी सैलरी भी 30-40% कट होके आ रही है। एंड वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड सिंस द लास्ट 3 years। जी हाँ, तो रिटर्न्स तो इतना कुछ दिखा नहीं है लास्ट 3 सालों में भी, नेगेटिव ही रिटर्न दिख रहा है। तो यही जानना था कि अभी आगे क्या करें, पॉज करें, स्टॉप करें या समथिंग बेटर कैन वर्क आउट फॉर अस। आपका पोर्टफोलियो देखा हमने मेहुल, आप ऑलरेडी किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले रहे हैं, राइट? जी 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 जी। एक बात बताएं आप कि आपने 2 टैक्स सेवर में पैसे निवेश आप कर रहे हैं, 5-5 हज़ार दोनों में। ये टैक्स सेविंग के पर्पस से ही है? ये क्लैरिटी थी आपको पहले से? जैसे मैं उस टाइम तो आई वाज वेरी न्यू टू दिस, तो जैसे हमने गोल्स डिसाइड किए उस हिसाब से मेरे जो एडवाइजर है उन्होंने ही ये फंड हमारे लिए सजेस्ट किए थे। वी डिडंट क्रॉस क्वेश्चन एनीथिंग, जो उन्होंने सजेस्ट किया वही उसी में हमने निवेश किया। लेकिन आपको आइडिया नहीं था कि ये टैक्स सेविंग फंड्स हैं? ये टैक्स सेविंग के लिए है वो आइडिया था हमें, बट ये 2 है, एक निपॉन भी है और एक HDFC भी है। तो दैट एज ही सजेस्टेड वी वेंट अहेड विद हिम। एक और सवाल, आपका जो पोर्टफोलियो है जिसमें बहुत सारा मिड कैप है और इसमें स्मॉल कैप भी है, आप इस चीज़ से वाकिफ थे कि आप बहुत ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर ले रहे हैं? नहीं, जैसे मैंने बताया आई वाज न्यू टू इट एंड जैसे मेरे एडवाइजर ने मुझे सजेस्ट किया हमने उसी में इन्वेस्ट किया। और ये पूरा निवेश आप 10 साल के लिए कर रहे हैं विथ 2 गोल्स इन माइंड, बच्चों की शादी और बच्चों की पढ़ाई, राइट? पढ़ाई एंड सम कॉस्ट्स आल्सो, यू नो, इन 10 years 15 years डाउन द लाइन एज रिटायरमेंट फंड। और आपकी उम्र है 45 साल। कीर्तन, बताएं आप मुझे, यहाँ पर एडवाइजर की जो सलाह इनको मिली है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ इट। स्वाति, इस चीज का फिलहाल उनका क्वेश्चन मेरे पास है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर 4 हिस्सों में देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेहुल जी जैसे बता रहे कि उनकी पिछले 3-4 महीने से इनकम ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, तो क्या उन्हें SIP कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं? मुझे लग रहा है ये उनका एक इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन कि उनके पास कितना कैश फ्लो है। मेरे हिसाब से जब तक मेडिकल सिचुएशन सुधरती नहीं है, वैक्सीनेशन आता नहीं है, हमें नहीं पता है कि ये सिचुएशन या एनवायरनमेंट कब सुधरेगा।
मेरे हिसाब से ये 3 महीना और पकड़ के चल सकते हैं कि एटलीस्ट नॉर्मल सी वापस नहीं आने वाली। तो अगर उनके पास कंटिंजेंसी में अगले 3 महीने तक का घर का खर्चा और एसआईपी के लिए पैसा है तो उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। पर अगर उनके पास ऑलरेडी 3-4 महीने की कंटिंजेंसी यूज हो गई होगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ, और आगे के 3-4 महीने के लिए अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं है तो उनको 3-4 महीने के लिए पॉज कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, एसआईपी से ज्यादा जरूरी है आपका पीस ऑफ माइंड। आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि अगले 3-4 महीने तक आप कंसिस्टेंटली पैसा ना कमा पाए और घर का खर्चा चलाने के लिए आपको सेविंग्स में डिपेंड करना पड़े। तो ये पहली मेरी सलाह होगी उनसे। दूसरी जो उन्होंने क्वेश्चन में लिखा था, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है उनके नजरिए से। उनके पास टर्म इंश्योरेंस बड़ा कम है, तो उन्हें और उनकी वाइफ, क्योंकि उनके ऊपर भी फाइनेंशियली फैमिली डिपेंडेंट है, दोनों को टर्म इंश्योरेंस डेफिनेटली लेना चाहिए और मेहुल जी को अपना टर्म इंश्योरेंस बढ़ाना चाहिए। तीसरी, स्वाति, जैसे आपने भी आइडेंटिफाई किया, आई थिंक मुझे नहीं पता कि मिड कैप स्मॉल कैप का एलोकेशन जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि शायद उनको नहीं पता था, पर उनके पोर्टफोलियो में तकरीबन 50 से 60% मिड और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा है, और जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन लिखा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इतना एलोकेशन मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा नहीं है। तो एक बहुत क्विक सजेशन ये देना चाहूंगा कि वो अपने पोर्टफोलियो में डीएसपी मिड कैप और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप को कंटिन्यू करें, पर बाकी जो फंड्स हैं उनके रिप्लेसमेंट में मेरे हिसाब से ये 3 नए फंड्स में निवेश कर सकते हैं। मेरा टैक्स सेवर, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और एसबीआई फोकस्ड। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा और लार्ज कैप की तरफ टिल्ट हो जाएगा। फिर भी इसमें हल्का सा मिड कैप, हल्का सा फ्लेवर जरूर रहेगा, पर रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोर्टफोलियो उनके लिए काफी बेटर होगा। और हमने, क्योंकि वो ईएलएसएस में भी निवेश कर रहे हैं, वो भी ध्यान में रखकर ही ये कॉम्पोजिशन सजेस्ट की। मेहुल, आपको आवाज आ रही है हमारी? या मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन कीर्तन जिनकी आवाज काफी ब्रेक हो रही थी। अच्छा, कोई नहीं, आप इसको हम रिपीट करेंगे या फिर हम YouTube पे डालेंगे इसे, तो आप वहाँ पर भी सुन सकते हैं दोबारा। अभी आपको आवाज़ आ रही है? मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ कि कीर्तन ने क्या कहा है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने की ज़रूरत है। आप डीएसपी मिड कैप और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप कंटिन्यू करें या नहीं, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? ये करेगा कि आपकी आमदनी अभी अगर नहीं आ रही है रेगुलर और आपके पास कैश फ्लो की तकलीफ है अभी, तो उसको देखते हुए आप ये कॉल लेंगे। आपके पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं, उसको देखते हुए भी आप ये कॉल लेंगे कि आपको अपनी एसआईपी जारी रखनी है या इसको कुछ वक्त के लिए रोक देना चाहिए। लेकिन अगर ये मान के चले कि आप कंटिन्यू करेंगे, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में डीएसपी मिड कैप और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप कंटिन्यू करना है। बाकी आप बंद करेंगे और नए फंड्स मेरे टैक्स सेवर्स, एक्सिस लॉन्ग टर्म और एसबीआई फोकस्ड, ये 3 फंड को आप उसमें निवेश शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप, एक और चीज जाननी थी, अगर ये स्टॉप करते हैं या पॉज करते हैं कुछ महीनों के लिए, तो इसके रिपरकशंस क्या होते हैं? डू वी रियली आई मीन लूज आउट ऑन लॉट ऑफ बेनिफिट्स, और हाउ इज इट? नहीं, कीर्तन, आपने सवाल सुना? तो मेहुल जी, इसमें एसआईपी पॉज करने के रिपरकशंस में फाइनेंशियली इमीडिएटली तो आपको कोई ज्यादा एग्जिट लोड या पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं भरनी पड़ेगी। सिर्फ ये चीज है कि शायद अगर आप 3 एसआईपी नहीं करेंगे तो 3 एसआईपी का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको 10 साल बाद मिल सकता था, वो शायद ना मिल पाए। पर जैसे मैंने आपको कहा, आपको आपकी आज की कैश फ्लो पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि 10 साल बाद इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या हो सकता है। अगर थोड़े कुछ महीनों में आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाए, तो ये जो आपके एसआईपीज मिस हो चुके पिछले 1, 2, 3 महीने के या होंगे, उसे आप टॉप अप करके कवर अप कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ सरबजीत सिंह अमृतसर से फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सरबजीत सिंह जी, नमस्ते, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। हाँ मैडम, मैं
म्यूचुअल फंड्स में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। ओके क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। ओके तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ फंड्स हैं उनका TER ज्यादा है लेकिन एग्जिट लोड 0 है। अच्छा। कुछ फंड हैं उनका TER तो कम है लेकिन एग्जिट लोड 1% है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ TER अप्लाई कब होगा? अगर जैसे मैं आज फंड लेता हूँ 15 दिन बाद मैं रिडीम कर लेता हूँ, तो क्या मुझे पूरा TER अप्लाई करेगा मेरे पर? अच्छा, तो आपको बेसिकली टोटल एक्सपेंस रेशियो कैसे लगता है आपके निवेश पर, ये जानना है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि बाजार बहुत वोलाटाइल है, इसलिए आप शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं जी। ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा एक या दो लाइन में समझा पाएंगे क्या हमें? ऐसा है मैडम कि आई ट्रैक ग्लोबल मार्केट्स। तो अभी जो मार्च के बाद बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ गई हैं। तो अब इस समय मैं शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए लगा रहा हूँ कि जब मार्केट दोबारा नीचे आए तो मैं तब और लगाना चाहूंगा। अच्छा, और आप इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं, करेक्ट? जी, इक्विटी फंड। जी जी। कीर्तन, यस। हम इनके सवाल के जवाब देंगे, लेकिन पहले वो टोटल एक्सपेंस रेशियो का जो पूरा सिस्टम कैसे ये काम करता है, अगर आप ये समझा सके क्विकली। तो सरबजीत सिंह जी, ये आइडियली टोटल एक्सपेंस रेशियो अगर आप ऐसे मान के चलिए कि पूरे साल इन्वेस्टेड रहेंगे तो जितना टोटल एक्सपेंस रेशियो है फंड का उतना आपको भरना पड़ेगा। तो अगर दो फंड है, एक फंड में 2.5% टोटल एक्सपेंस रेशियो और दूसरे में 50 पैसा टोटल एक्सपेंस रेशियो है, तो ऐसा मान के चलिए अगर आप पूरा साल इन्वेस्टेड रहेंगे तो उतना आपको टोटल एक्सपेंस रेशियो फंड में भरना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए आप 3 महीने के लिए इन्वेस्टेड है तो उतना प्रोपोर्शनेटली आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा आपके फंड पे। अब स्वाति, अगर मैं उनका दूसरा क्वेश्चन ले लूं, तो सबसे पहले तो सरबजीत सिंह जी, मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट ये होगी कि आप अगर इक्विटी मार्केट्स में फुल टाइम नहीं है तो थोड़ा सा इसे टाइम करने की कोशिश ना कीजिए। इक्विटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, निवेश करने आ रहे हैं, तो एटलीस्ट 5 साल का एक होराइजन लेके आइए। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है तो डेफिनेटली इक्विटी में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश मत कीजिए। तो अगर जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप 1 साल के लिए, 1 साल के नजरिए से इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप इक्विटी फंड्स में निवेश ना करके प्रॉबेबली कोई डेट फंड में या आर्बिट्राज फंड में पैसा पार्क कीजिए। और जब भी आपको लगता है कि मार्केट गिर चुका है और आपके लेवल्स पे आ चुका है, जिस लेवल पे आप खरीदना चाहेंगे, उस लेवल पे आप आर्बिट्राज फंड से या डेट फंड से पैसा निकालकर इक्विटी फंड्स में निवेश कर दीजिए। सरबजीत सिंह जी। जी मैडम। जवाब से सेटिस्फाइड है? समझ में आ गई बात? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बता दिया कि प्रोपोर्शनेटली TER लगेगा। हाँ, लेकिन की पॉइंट ये है कि आप 1 साल से कम के लिए जो निवेश करने की सोच रहे हैं इक्विटी फंड में, वो स्ट्रैटेजी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं आप। आप उस पर थोड़ा सा वक्त दीजिए, समझिए उसको कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसमें आपको कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है? जी 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 जी। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे हमारे अगले दर्शक अनिकेत घटके। अनिकेत जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो मैम, मैं कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ जी। और मुझे इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं भारत बॉन्ड FF डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, मतलब 1500 मंथली SIP। अच्छा। और मुझे मतलब इसमें कितने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? मतलब मिनिमम 9% मिलेंगे रिटर्न्स या फिर कोई और कोई कंसीडर कर लूँ जिससे मतलब सेफ भी रहे और कम से कम 5 इयर्स में इतने रिटर्न्स भी मिले?
9% एफओ भारत बॉन्ड में। हाँ। तो आपकी प्रायोरिटी, आपका जो टाइम फ्रेम है वो 5 साल का है, राइट? हाँ, राइट। और आप 9% आप सुरक्षित निवेश का विकल्प ढूंढ रहे हैं, सेफ सिक्योर निवेश चाहिए आपको? हाँ मैम, सेफ मतलब मेन प्रायोरिटी है। मेन प्रायोरिटी है, ओके। और 9% का रिटर्न, ये 3 चीज। कीर्तन? स्वाति, थोड़ा सा मुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा लग रहा है। आई थिंक आज के समय में सेफ इन्वेस्टमेंट होराइजन और 9% शायद एक मिसमैच है। देखिए, भारत बॉन्ड में आज अगर आप देखें, जो बॉन्ड 2025 में मैच्योर होने वाला है, उसका YTM यील्ड टू मैच्योरिटी रफली 5.7% है। यानी आज अगर आप लमसम निवेश करेंगे भारत बॉन्ड में और उसे 2025 तक होल्ड करेंगे, तो मोटा मोटा एक्सपेक्टेशन है कि आपको 5.7% के आजू बाजू रिटर्न मिलना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 9% बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। और दूसरा, हम आज पूरा पैसा एक साथ भी नहीं लगा रहे, SIP कर रहे, तो मुझे नहीं पता कि 9% एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है या नहीं, पर मेरे हिसाब से आई डाउट 9% रिटर्न्स भारत बॉन्ड में निकल सकते हैं, गिवन द कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर टॉकिंग। अगर अनिकेत जी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते या कम रिस्क लेना चाहते, तो म्यूचुअल फंड में मैं सलाह करूंगा कि वो या तो एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में या एक मनी मार्केट फंड में पैसा लगाए, क्योंकि उनके 5 साल का निवेश है, तकरीबन 7-7.5% जैसा रिटर्न एक्सपेक्टेशन वो रख सकते हैं। तो या तो उन्हें 7-7.5% रिटर्न पे मानना पड़ेगा, या क्योंकि उनके पास 5 साल का समय है वो और थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहे, तो वो शायद बैलेंस फंड या मल्टी एसेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं। पर उसमें अनिकेत जी आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा और वो भारत बॉन्ड या डेट फंड जैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो या तो आप बैलेंस फंड या मल्टी एसेट फंड जैसे फंड्स में निवेश कीजिए अगर 9% एक्सपेक्टेशन है, या फिर अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो मुझे लग रहा है आपको एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। अनिकेत जी? हाँ, मुझे मतलब आंसर मिल गया है, मतलब एक्सपेक्टेशन थोड़े ज्यादा है, सही है। एक्चुअली मेरा इक्विटी में भी इन्वेस्टेड है अभी, मतलब मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है। अमाउंट, मिनिमम अमाउंट। ओके। तो उस पे भी मतलब मुझे अच्छे रिटर्न्स मिले हैं वहाँ पे अभी, मतलब शॉर्ट टाइम में। शॉर्ट टाइम में? वाह, बहुत बढ़िया। तो ऐसे कोई मतलब अभी कोई वैसे म्यूचुअल फंड्स है जो मतलब अभी इन लॉन्ग टर्म, मतलब जो मिनिमम इतने इन्वेस्टमेंट 1000 पे कर सकता है, 1500। हाँ, वैसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पर आप 500 रुपये, 1000 रुपये आराम से वहाँ उतने से आप निवेश शुरू कर सकते हैं। और आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो कीर्तन ने बताया कि आप बैलेंस्ड फंड या फिर मल्टी एसेट्स फंड्स आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतनी सेफ्टी नहीं मिलेगी जितना आपको भारत बॉन्ड FOF में मिलेगा, लेकिन इक्विटी के तुलना में रिस्क यहाँ पर थोड़ा सा कम आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी नमस्ते, आप कोलकाता से बात कर रहे हैं? हेलो मैडम, मैं अभिषेक मल कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी बताएं। मेरा सवाल है कि मुझे मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करना है, तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से ये फंड कैसा रहेगा? अभी आपके पोर्टफोलियो में और कितने फंड हैं अभी? वैसे मेरे पोर्टफोलियो में 6-7 फंड है। तो लार्ज कैप, लेकिन मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में नहीं है। अच्छा, तो आपका सवाल बेसिकली ये है कि गोल्ड में क्या कमोडिटी में आप थोड़ा सा एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से मोती में और इंटरनेशनल इक्विटी में, इंटरनेशनल इक्विटी और गोल्ड में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, इसके लिहाज से मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड कैसा रहेगा, राइट? हाँ जी। कीर्तन? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं और आपके पास लेट्स से 5 से 8 साल तक का निवेश का समय है, तो आई थिंक सॉवरेन गोल्ड फंड्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है म्यूचुअल फंड्स में गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड फंड में तो आपको 2.5% गवर्नमेंट देगा, जबकि आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा। तो अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा सॉवरेन गोल्ड फंड्स में देखिए।
पर क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इंटरनेशनल इक्विटी और गोल्ड को साथ में है, तो आई थिंक मोतीलाल ओसवाल फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, जनरली हम एनएफओस बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे दूसरे फंड्स होते हैं जो सिमिलर थॉट प्रोसेस पे मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, पर मोतीलाल ओसवाल थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले डिफरेंस मोतीलाल ओसवाल के फंड में ये है कि आप देखेंगे कि दूसरे मल्टी एसेट फंड्स जनरली 80% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, ऐसा उनका गाइडलाइंस अलाउ करता है। मोतीलाल ओसवाल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें इक्विटी में निवेश सिर्फ मैक्सिमम 50% तक हो सकता है, और उसमें 10% इंटरनेशनल इक्विटी भी है। आप दूसरे कोई भी एक मल्टी एसेट फंड्स ले लीजिए, उसमें कोई इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरा, आई थिंक ये एक लौता फंड है एटलीस्ट मल्टी एसेट फंड कैटेगरी में जिसमें 80% मैक्सिमम अलाउड है डेट में। तो इस फंड को आप डेट फंड के रिप्लेसमेंट में देखिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से दूसरे मल्टी एसेट फंड्स के सामने डाउनसाइड प्रोटेक्शन में काफी बेहतर होगा। पर क्योंकि इसमें ज्यादा फोकस डेट फंड पे दिया जाएगा और डेट एलोकेशन पे दिया जाएगा, तो इसकी रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं निकलेगी। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये एक फिक्स डिपॉजिट के रिप्लेसमेंट में देख रहे हैं और आपको बैलेंस एडवांटेज फंड जितना रिस्क नहीं लेना और आपकी एक्सपेक्टेशन 8-9% जैसी है, तो आई थिंक ये एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है इस फंड में निवेश करना। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सभी जितने भी सवाल आज दर्शकों ने पूछे हैं उनको क्लैरिटी मिल गई होगी उनके निवेश से जुड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए फ़िलहाल म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर लिखिए। कहाँ भेजना है सवाल, वो आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपको हम दे रहे हैं, वहाँ पर लिखिए। और जब भी सवाल भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर, ये 2 चीज़ें ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम कांटेक्ट कर सकें। फ़िलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।